ओके, रेशियो एनालिसिस का टॉपिक हम कर रहे हैं आज। ठीक है, रेशियो एनालिसिस बेसिकली क्या है? रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद एक मरतबा हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद जो है हम कैलकुलेट करते हैं कि ना अब हम रेशियोज कैलकुलेट करते हैं जिसके ज़रिए बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। हमें ये पता चलता है कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा। जैसे कि अगर मैं किसी कोई बिजनेस है, मैं एक इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, ठीक है, अगर मुझे इम्तियाज़ सुपर मार्केट का ओनर जो है वो ये कहता है कि भाई मेरा जो है ना 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ महीने का, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि ये प्रॉफिट जो है बहुत अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा? दैट वो इसके लिए मेरे पास जो है क्या कहते हैं, जनरली मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है या बहुत ख़राब हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है ना, जब तक कि मैं उसको कंपैरिजन ना कर लूँ। ठीक है ना, तो नॉर्मली हमारे पास रेशियोज होते हैं जो हमें ये रेशियोज के जरिए हम जज कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट कैसा हो रहा है, बिजनेस का जो है परफॉर्मेंस कैसी जा रही है बिजनेस की। अच्छा, किसी बिजनेस की परफॉर्मेंस हम दो तरीकों से जज करते हैं। एक होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और सेकंड थिंग इज इन रिस्पेक्ट ऑफ लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि द प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ठीक, किसी बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग एबिलिटी क्या होती है? प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म डेट्स, यानी कि रोजमर्रा के जो खर्चे हैं बिजनेस के, उनको पे ऑफ करने के लिए जो बिजनेस किस तरह से अपने पेमेंट्स टाइम पे कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आप लोगों का कोई ग्रुप है, फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, उसके अंदर एक बंदा है, कुछ दोस्त हैं। अच्छा, हर बंदे की अपनी कोई पैसे वाला होगा और कोई एक एवरेज होगा, कोई गरीब होगा। ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ एक जो है ना कहते हैं मतलब है तो ये गलत बात, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई पैसे वालों की इज्जत ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब जो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहा है उसकी इज्जत ज़्यादा है, अमीर आदमी है, लोग उसको इज्जत ज़्यादा दे रहे होते हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक बंदा पैसे वाला है, लेकिन जब भी हमें कभी पेमेंट करनी हो, कहीं पे जा रहे हो, एक्सपेंसेस शेयर कर रहे हो, वो अपने उसके पास पैसे नहीं हो, हर दफ़ा बोले कि यार मैं बाद में दे दूंगा, उधार रख लो, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, कैश नहीं है, इस तरह की बातें करेगा तो क्या होगा? उसकी इज्जत तो नहीं रहेगी, वैसी रेपुटेशन नहीं रहेगी बिजनेस की। ठीक है ना। अच्छा, बेशक वो प्राडो में आता हो, दूसरा बंदा जो आता है बेचारा वो जो है मेहरान में आता है, लेकिन वो पेमेंट अपनी टाइम पे कर रहा है, तो इवेंचुअली कुछ अरसे के बाद क्या होगा? उसकी वैल्यू, थोड़ी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बिजनेस की जो है ना रेपुटेशन जो डिपेंड करती है ना, दैट डिपेंड्स ऑन इट्स लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी अच्छी नहीं होगी, आपकी रेपुटेशन बहुत खराब होगी। अच्छा, लिक्विडिटी एक ऐसी चीज होती है दैट इज वेरी 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 एसेंशियल। मतलब आपके बिजनेस अगर प्रॉफिटेबल ना भी हो ना, वैसे बिजनेस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अगर टेम्पररी, लेकिन बात यह है कि अगर टेम्पररी फॉर द टाइम बीइंग हमारा प्रॉफिट कम भी हो या ना भी हो या लॉस हो, तो वी कैन सर्वाइव, हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, ही इज रेडी टू फेस सम लॉसेस। लेकिन अगर उसकी लिक्विडिटी खराब हुई तो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव। मतलब कुछ शॉर्ट टर्म में भी, टेम्पररी बेसिस पे भी बिजनेस का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। अगर प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी खराब हुई तो प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी ना, बिजनेस चल, जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन आई थी, इस सिचुएशन में जिन लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दिए टाइम पर, मतलब कुछ ना कुछ, बेशक कुछ डिडक्शंस की किस लोगों ने, कुछ लोगों ने पूरे पैसे दिए, लेकिन जो देते रहे उनका बिजनेस सर्वाइव कर गया। वो अब जैसे हालात बेहतर हो गए तो अब बिजनेस चल रहा है और एम्प्लॉयज़ और ज़्यादा डेडिकेशन से काम कर रहे होंगे। अगर वो मतलब थोड़े से एम्प्लॉयज़ भी सिंसियर होंगे, कहेंगे कि यार मतलब ऐसे टाइम पे हमारी कंपनी ने जो है हमारा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन अगर जो है जो जिनकी लिक्विडिटी ख़राब थी ना, वो बिजनेसेस उन दिनों वाइप आउट हो गए, बंद हो गए वो। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे देने को ही नहीं। जब उन्होंने दिए ही नहीं, 2-3 महीने पैसे नहीं थे, लोग छोड़ छोड़ के काम चले गए। अब उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिए। अब वो जो भी बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे हम दे रहे हैं, डबल करके दे देंगे, तो भी वो बात नहीं आएगी, वो बिजनेस गया, बंद हो गया बिजनेस। तो मसला क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी या लिक्विडिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। ठीक है, ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिटेबिलिटी ही होता है, लेकिन लिक्विडिटी इज समथिंग विच कैन नॉट इवन बी कॉम्प्रोमाइज्ड इन शॉर्ट टर्म। प्रॉफिट कम हो, टेम्पररी बेसिस पे हम गुजार लेंगे, हम आगे जाके रिकवर कर लेंगे उसको। लिक्विडिटी खराब होगी, दैट कैन नॉट इवन बी कॉम्प्रोमाइज इन शॉर्ट टर्म। अच्छा, लेकिन एक और बात है, लिक्विडिटी की एक लिमिट है। लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए इसकी एक लिमिट है। प्रॉफिटेबिलिटी की देयर इज नो लिमिट। प्रॉफिट जितना मैक्सिमाइज हो उतना अच्छा है, हमें कोई मसला नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि 10% ही प्रॉफिट कमाना है, 50 10% 20% हो जाएगा, 20% से फिर हम टारगेट 40% का बनाएंगे,
फिर 200 का 4000% का भी प्रॉफिट बना सकते हैं हम। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी की देयर इज नो लिमिट, लेकिन लिक्विडिटी में क्या होता है, लिक्विडिटी की लिमिट है, एक सर्टेन लिमिट है कि इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए। अच्छा, लिक्विड मींस इन अकाउंटिंग, लिक्विड मींस कैश, ठीक है। अगर किसी बिजनेस की आपको लिक्विडिटी पोजीशन का एक स्टैंडर्ड क्या है कि जैसे करंट रेशियो हम निकालते हैं, तो करंट रेशियो में ये होता है कि करंट एसेट्स का डबल जो है करंट लायबिलिटी के डबल हमारे पास करंट एसेट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो वो हम ऐसे ऐसे अभी डिस्कस करेंगे। जज किस पे करते हैं, बिजनेस की क्विक रेशियो पे, करंट रेशियो? देखो ये सारे टूल्स हैं, मैं कोई एक एब्सोल्यूट आंसर नहीं दे सकता इसका कि यही होगा हमेशा। वो डिपेंड करता है आपको नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हैं, मतलब ये सब कैलकुलेशन होंगे, कर सकते हैं हम, और एक ही रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, आपको उस हिसाब से करना होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा कुछ फार्मूलाज, स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। फार्मूलाज क्या है जरा ये देखें आप लोग। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। पहला ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, रेवेन्यू मींस सेल्स, पहला फॉर्मूला, ठीक है। देन मार्कअप, मार्कअप क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। देन प्रॉफिट मार्जिन मींस नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट अपॉन सेल्स ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है और बिफोर इंटरेस्ट भी लिया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो मेरी बुक है उसके अंदर ये सब है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देन एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू। अच्छा, ये सब चीज़ें क्या हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, क्या चीज़ें, फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअली क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। अच्छा, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप इज ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। और नेट प्रॉफिट, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, लेकिन नेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर एक देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट्स नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं माइनस करना होता, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लेना होता है, मतलब नेट प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट के अलावा, मतलब एक्सपेंसेस सारे ले लोगे पर इंटरेस्ट नहीं लोगे एक्सपेंसेस में। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि लोन इंटरेस्ट नहीं लेंगे। रीजन उसका ये होता है कि नेट प्रॉफिट ऊपर आता है और अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड में कैपिटल भी आ रहा है ओनर का और लोन भी आ रहा है। अच्छा, पहले आ चुका है। मतलब जब नीचे डिनोमिनेटर में नॉन करंट लायबिलिटीज आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि फिर न्यूमरेटर में उसका इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, शायद आपके सिलेबस में इसमें है या नहीं है, देखता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, शायद इसमें नहीं आया था, A2 में होगा। मतलब ये उसमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट होता है, लेकिन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता, अपॉन ओनर्स कैपिटल होता है, ओनर्स इक्विटी। क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं ले रहे नीचे, जब नॉन करंट लायबिलिटीज नीचे नहीं ले रहे तो उनका उसका इंटरेस्ट माइनस कर दोगे ऊपर भी फिर, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, नेट प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, एज अ परसेंटेज ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर ये जो एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो है, ये तो मतलब इसकी कोई वो नहीं है, कोई नाम नहीं है। एक्सपेंसेस टू रेवेन्यू रेशियो मतलब क्या है, पहले जो बोल रहे हैं वो न्यूमरेटर में, जो बाद में बोल रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, बाकियों में भी यही हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो ग्रॉस प्रॉफिट न्यूमरेटर में और मार्जिन इज रिलेटेड टू सेल्स, तो नेट प्रॉफिट सेल्स नीचे। मार्कअप इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये याद रखना है आपको, मार्जिन इज रिलेटेड टू सेल्स। प्रॉफिट मार्जिन है तो ये भी सेल्स से रिलेटेड है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ठीक है। फॉर्मूला याद रखने का एक तरीका है कि जो चीज पहले बोली है वो ऊपर, जो बाद में बोली हुई है वो नीचे आएगी, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज कौन कौन से हैं, एक तो करंट रेशियो है और क्विक रेशियो है, इसको लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, क्विक रेशियो भी कहते हैं। करंट रेशियो क्या चीज है, करंट रेशियो मींस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और फॉर्मूला क्या होगा इसका, करंट एसेट ऊपर आ जाएंगे, करंट लायबिलिटीज नीचे आ जाएंगी।
तो उसके बाद है लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो या फिर क्विक रेशो भी कहते हैं इसको, एसेट रेशो भी कहते हैं। इसका होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या मतलब है करंट रेशो और क्विक रेशो का? करंट रेशो और क्विक रेशो का जो फायदा है, बेनिफिट है, वो ये है कि आप ये देखो क्या कहते हैं कि है ना, आपको करंट रेशो से ही पता चलता है कि भाई मेरी करंट लायबिलिटीज जो हैं उसकी कितने टाइम्स मेरे पास करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। अब आइडियल रेशो क्या होना चाहिए? 2:1 कि जितनी करंट लायबिलिटीज हैं उसके डबल वी शुड हैव करंट एसेट्स। करंट एसेट जो है हमारे पास करंट लायबिलिटीज के डबल होने चाहिए। अगर डबल होंगे तो क्या होगा? वी आर सेफ। क्योंकि देखो करंट लायबिलिटीज क्या है? जो हमें पेमेंट्स करनी है, जैसे ट्रेड पेबल को पे करना है हमें, इसी तरीके से अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया उनको रीपे करना है, कोई बिल्स वगैरह अगर हमारे आउटस्टैंडिंग है उनको पे करना है, ये सारे हमें पे कर रहे हैं। और करंट एसेट्स क्या है? जो हमें रिसीव करने होते हैं। कैश होता है वो तो है ही करंट है, बिल्कुल। कैश इज द मोस्ट लिक्विड करंट एसेट। ठीक है ना। कैश तो मतलब ऐसा है कि जो फॉरेन पेमेंट के लिए काम आ जाता है। बैंक में पैसे हैं वो भी कैश की तरह ही एक तरह से। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स से हम पैसे आने होंगे हमारे पास, जैसे ट्रेड रिसीवेबल में देंगे हम कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को दे देंगे, पे कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा कम लिक्विड है क्योंकि हमारे कंट्रोल में थोड़ा कम होता है। तो अगर हमें नहीं दे ट्रेड रिसीवेबल टाइम पे, तो फिर हम भी आगे ये बोलेंगे कि हमें नहीं मिले इसलिए हम नहीं दे रहे। दैट इज रॉन्ग। मतलब एक बात है कि हमारी इंसल्ट होगी, आगे बेइज्जती होगी अगर हम टाइम पे नहीं देंगे। कोई हमें ना दे, हम आगे ये बहाना तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन्वेंट्री। इन्वेंट्री उससे भी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि इन्वेंट्री का क्या मसला है? इन्वेंट्री तो पहले सेल होगी तो उसके बाद हम किसी से क्लेम भी कर सकते हैं। अगर इन्वेंट्री सेल नहीं हुई तो हम तो ट्रेड रिसीवेबल से मांग भी नहीं सकते पैसे। बोलेगा मतलब किसी ने खरीदा थोड़ी हमसे। तो इस वजह से क्या होता है कि एहतियातन एज अ सेफ साइड, अगर करंट लायबिलिटीज के डबल मेरे पास करंट एसेट्स होंगे ना, मैं क्या करूंगा? बिल्कुल ही सेफ रहूंगा कि डबल है मेरे पास करंट एसेट्स, ताकि मेरा जो है कहते हैं अगर कभी कोई पेमेंट्स मेरी तरफ किसी कस्टमर अगर मुझे लेट पेमेंट भी करें, मेरी आगे पेमेंट लेट ना हो। ठीक है। सर क्विक रेशियो का आइडियल 1.5:1 होता है। अच्छा, क्विक रेशियो का जो आइडियल है वो है दैट इज 1.5:1। वेरी गुड। करंट रेशियो क्या होगा? अगर करंट रेशियो देखेंगे तो करंट लायबिलिटीज के डबल करंट एसेट्स होने चाहिए। क्विक रेशियो में क्या कर रहे हैं कि हम करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को इग्नोर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री को हटा दो, क्योंकि इन्वेंट्री इज वेरी लीस्ट लिक्विड एसेट। इन्वेंट्री का जो है बहुत मतलब लिक्विडिटी कम है। क्या पता वो नहीं बिके तो इन्वेंट्री, उसको अगर अज्यूम करो कि नहीं है, हटा दो, माइनस कर दो। तो उसके अलावा भी जो करंट एसेट्स हैं दैट शुड बी एटलीस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटीज। Sir, यस। also the investors prefer using the liquid asset test ratio instead of current ratio because it is more reliable, right? Yes, it is more reliable, but the main thing is we cannot have an absolute answer for this question. Investors will look at both of them simultaneously because it depends on nature to nature. For example, in some businesses, the value of inventory is not that significant. So in that case, the investors will be more likely to look at current ratio instead of quick ratio. For example, if it's a supermarket, the value of inventory is a very huge amount of value. So in this case, the current ratio will be taken, because if we take quick ratio, then inventory will be deducted, and in this case, maybe we might have a less than one. The current quick ratio might be less than one. It depends. Okay. Really depends on the nature of the business. Okay, we cannot. The investors are usually more likely concerned with the profits, like return on capital employed is the main thing which an investor looks at. This is the main thing for investor. Like he has to decide how much return I'll receive if I invest in this business. Okay, let's move on. Then efficiency ratios. Efficiency ratios कौन से हैं? देखो, नॉन करंट एसेट टर्नओवर। नॉन करंट एसेट टर्नओवर इज नेट रेवेन्यू अपॉन टोटल बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। ये क्या है? इसको इन कोई चीजों में वी आर लुकिंग एट द एफिशिएंसी कि बिजनेस कितना एफिशिएंट है, कि कितने इसने नॉन करंट एसेट्स इन्वॉल्व करके कितना रेवेन्यू अर्न किया। यूजुअली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस के अंदर तो क्या होता है? हमारा रेवेन्यू बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो है कपड़े की फैक्ट्री है, तो अगर मैं ज़्यादा मशीन्स लगाऊंगा तो क्या होगा? मेरी प्रोडक्शन बढ़ेगी। ठीक है ना, सेल्स भी बढ़ेंगी। ठीक है। अब ये नॉन करंट एसेट से मैं रेवेन्यू कंपेयर कर रहा हूँ।
कि कितने नॉन करंट एसेट्स मैंने लगाए हुए हैं, यू एम्प्लॉय किए, और उससे मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ। तो ये एक एफिशिएंसी देखने की बात है। देन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर मींस कि इन हाउ मच टाइम, मतलब हमारे जो है वो क्या कहते हैं, हाउ मच एफिशिएंट इज आवर डिपार्टमेंट, हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट है, रिकवरी डिपार्टमेंट है, वो कितना एफिशिएंट है कि टाइम पर वो पेमेंट्स लोगों से रिसीव कर रहा है। ठीक है ना। अगर हमारी पेमेंट्स ट्रेड पे रिसीवेबल्स हमें टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी खराब हो रही है। ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, ये जो रेशियो है, दिस रेशियो शोज कि इन हाउ मेनी डेज आर ट्रेड रिसीवेबल्स यूजुअली पेज अस। उसके बाद है ट्रेड पेबल turnover. Trade payable turnover is trade payables upon credit purchases into 365. Then average inventory upon cost of sales into 365. ये क्या है? Inventory turnover. Inventory turnover ratio shows कि in how many days our average inventory is sold out. Average inventory का मतलब क्या है कि on an average हमारे पास शॉप में, दुकान में या वेयर हाउस में जितनी इन्वेंट्री पड़ी होती है वो कितने दिनों में पूरी इन्वेंट्री क्लियर हो जाएगी, फिर हम दोबारा नया ऑर्डर कर देंगे। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ डेज बता रहा होता है कितने दिनों में पूरी इन्वेंट्री बिक जाएगी। ठीक है। देन रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का आंसर जो आता है वो किस में आता है? टाइम्स में आता है। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है वो साल में कितनी मरतबा जो है ना वो हो जाती है, क्या कहते हैं, रोलिंग हो जाती है, इसकी रोल ओवर हो जाती है। मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरी एक मोबाइल फोन की शॉप है। अच्छा, मेरी शॉप के अंदर आई हैव 100 फोन, मेरे पास 100 फोन हैं। ठीक है। और मैं कह रहा हूँ पूरे साल में मैंने 500 फोन बेचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 100 फोन मेरे पास पड़े हुए, मतलब 5 बार मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर हुआ है, मतलब 5 टाइम्स मेरी इन्वेंट्री जो है वो रोल ओवर हो गई। ठीक है ना। मेरे पास 100 फोन ऑन एन एवरेज होते हैं एक दफा में, और मैंने 500 फोन बेचे हैं, मींस कि 5 टाइम्स इन्वेंट्री मेरी टर्नओवर। हाँ, एक आंसर टाइम्स में आता है और ये वाला आंसर डेज में आता है। ये बता रहा है कि 5 मरतबा हो रहा है, ये बता रहा है कितने दिनों में एक मरतबा। अगर मैं ये देखूं कि 5 टाइम्स है तो 365 में अगर 5 टाइम्स हो रहा है तो मतलब ऑन एन एवरेज 61 डेज में एक मरतबा इन्वेंट्री क्लियर होगी। मतलब ये दोनों रिलेटेड ही हैं एक दूसरे से। ठीक है। ये रेशियोज हैं। अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं जरा। जो अकाउंटिंग की हमारी बुक है उसमें ये हम रेशियोज के हमने फॉर्मूलाज देख लिए। अब पास्ट पेपर्स पे आ जाएंगे। रेशियो एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1। Archipelago's balance sheet at 30th April 2006 and 2007 were as follows. Non-current assets की बुक वैल्यू दी हुई है हमें, प्रेमिसेस और इक्विपमेंट दोनों सालों की। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, एवरीथिंग इज गिवन। क्या निकालना है? फॉर ईच ईयर कैलकुलेट द मैक्स टू अ मैक्सिमम 2 डेसिमल प्लेसेस द करंट रेशियो। करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो कैसे निकलेगा? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू current assets upon current liabilities. ठीक है। current assets upon current liabilities. ठीक है। करंट एसेट्स कितने के हैं? दोनों सालों के लिए निकालने ना मैं 20700 अपॉन करंट लायबिलिटीज 6200। क्या आ जाएगा आंसर? 3.338 है, 3.34 हो गया ना। रेशो 1, बस जो भी आंसर आएगा रेशो 1 लिख देंगे, इस टू 1 लिख देंगे। ठीक है। 3.34:1। हाँ, आइडियल रेशियो हमारा क्या होता है? 2:1 होता है। 3.3 बहुत ज्यादा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, दिख ही रहा है। 2006 मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 2:1 से ज्यादा भी होना इतनी अच्छी बात नहीं है।
अच्छा दोबारा निकालते हैं। अच्छा यही चीज दूसरे साल के लिए भी निकाल लेते हैं। अक्सर देखना नेक्स्ट पार्ट में होगा, लाजमी इसमें कमेंट करने के लिए आएगा। करो डिवाइड करके 1.8:1। This is for 2007. Then part 2, the current liquid ratio. लिक्विड रेशियो कैसे निकालेंगे? लिक्विड रेशियो होगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स 16,100 है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है? 6,800 की। अच्छा सॉरी, पहले हम 2000 उसके लिए निकाल लेते हैं, 6 के लिए 20,700 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 6,200। 2.1:1। दिस इज फॉर 2006। अब 2007 के लिए निकालते हैं। 2007 के लिए होगा 16,100 माइनस 6,800 अपॉन करंट लायबिलिटीज 8,500। कितना आ गया? 1.14:1। This is for 2007। 1.09, sorry, 1.09:1। ठीक है। From a calculation in part E and the balance sheet given in the question, discuss briefly on Archie's financial status on 30th April 2007 as compared to 30th April 2006। अच्छा जी, क्या करना है? कंपैरिजन करना है हमें। ठीक है, कंपैरिजन अगर हम कर रहे हैं लिक्विडिटी के हवाले से, अगर तो देखो पिछले साल की लिक्विडिटी कितनी 3.34:1 थी, और अब ये करंट रेशो अब कितना हो गया? 1.8:1। कम तो हुआ है, लेकिन ये अच्छा हुआ है खराब? 1 पॉइंट मेरे ख्याल अब ये अच्छा हुआ है। देखो नॉर्मली क्या होता है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस में, जब भी आपको कमेंट्स करने हो ना, तो कभी भी आप जो है ना ये कमेंट नहीं कर सकते कि दिस रेशियो हैज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। अगर आपने इंक्रीज या डिक्रीज कमेंट किया ना, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको कमेंट जो है ना वो ये कर रहे हैं कि इंप्रूव हो रहा है या फिर वर्सन हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है या खराब। कमेंट ये नहीं कर रहे हैं कि जो है ना कहते हैं वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। आपको ये बताना है कि भाई ये वो तो इनको ही दिख रहा है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेकिन आपको ये कमेंट करना है कि अच्छा हो रहा है या खराब। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक है ना कहते हैं, मैं कहता हूँ एक पर्सन का मिस्टर ए है, मिस्टर ए हैज रिड्यूस्ड 10 kgs इन 1 month, तो ये अच्छी बात है या खराब है बात? मैं कह रहा हूँ भाई ये जो है ना कहते हैं एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसका नाम है उस्मान घांची, ठीक है, तो उसका वेट जो है ना वो 10 kgs कम हो गया। ऐसे जनरली कह रहा हूँ, अब आप नहीं जानते उस्मान घांची को, आप तीनों नहीं जानते कौन है, ठीक है, तो जो है ना अब ये क्या होगा, मतलब हम आप कह सकते हो कि अच्छा है या खराब? आप बोलोगे नहीं पहले कितना था ये तो बताओ, ठीक है, प्रीवियस वेट हम देखेंगे। अच्छा अगर प्रीवियस वेट उसका था ऑलरेडी 40 kgs और वो 16 साल का लड़का है, तो अब क्या होगा? 40 kgs का वेट था और 10 kgs कम हो गया, तो हम तो बोलेंगे भाई इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, ठीक है, ये तो मसला हो गया, बड़ा खतरनाक गंभीर सूरत हाल है, ठीक है। हाँ लेकिन अगर इसका 110 था, तो फिर तो हम बोलेंगे कि और अल्लाह बरकत दे और कम हो, ठीक है ना, अच्छी बात है कि और कम हो उसका वेट। तो अब ये डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा याद रखना कभी भी रेशियो एनालिसिस में आप जब कमेंट करोगे ना, तो कमेंट करते हुए आपने कभी भी है ना इंक्रीज या डिक्रीज की कमेंट नहीं करना। यू कैन नॉट कमेंट के द करंट रेशियो हैज इंक्रीज्ड, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको बोलना है द करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, आप बोलोगे द करंट रेशियो हैज इंप्रूव्ड फ्रॉम
3.34:1 to 1.8:1, फिर फुल स्टॉप, फिर आप लिखोगे प्रीवियसली इट वाज way beyond, it was very much more than the ideal ratio of 2:1, या यूं लिख दो the ideal ratio is 2:1, however in the previous year it was more than required ratio, it was way beyond the required ratio of 2:1. Currently it is nearer, very much close to the ideal ratio of 2:1. 2:1 होना चाहिए ideal, लेकिन obviously 1.8 is also okay, अभी क्लोज ही है बिल्कुल 2:1 से, ठीक है। लिक्विड रेशियो का क्या है, लिक्विड रेशियो में भी ऐसा ही है कि 2:1 था पहले, अब ये 1.09:1 हो गया है, इतना से बेहतर ही है। आइडियल क्या है 1.5:1 है, लेकिन 1 से तो ऊपर ही है ना, फिर भी इन्वेंट्री हटा के भी 1 से ऊपर है, इट इज नॉट वेरी, मतलब बहुत बुरा भी नहीं है, इसको नहीं कह सकते हम बिल्कुल वर्सन है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि थोड़ा सा बेहतर और होना चाहिए था, 1.5 के करीब थोड़ा आ जाए तो और अच्छा है, ठीक है। इस तरह से कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, बाकी कमेंट्स आप मार्किंग स्कीम मैंने आपको दी हुई है, उसमें से और ज़्यादा डिटेल में रीड भी कर सकते हो। Gabriel is a sole trader who keeps the minimum accounting records. His bank balance on 1st October 2006 was 7,400 and the trade receivables owed him 5010. For the year ended 30th September 2007, he prepared the following income statement. Calculate the following to two different places. Gross profit as a percentage of sales. ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100 मींस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज 107,110 अपॉन सेल्स इज 301,660 मल्टीप्लाइड बाय 100, 35.5। Part 2, net profit as a percentage of sales. Net profit upon sales into 100. 27.8%। नेट प्रॉफिट कितना है? 84,110 अपॉन सेल्स हैं 301,660 इंटू 100, क्या आएगा आंसर? 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, 27 पॉइंट क्या है, 88 के आगे क्या है? हाँ तो 88 ही होगा। 2 डेसिमल प्लेसेस पे बता दो ये भी। 35 पॉइंट कितना था? 35.50651 35.51 हो जाएगा। Part 3, rate of inventory turnover. Rate of inventory turnover. Rate of inventory turnover क्या होगा? Cost of sales upon average inventory. अच्छा इन वीक्स चाहिए हमें। नॉर्मली क्या होता है, अब ये मैं टाइम्स में निकाल रहा, जो फॉर्मूला लगा रहा था ना मैं, दिस इज इन टाइम्स। अब इन वीक्स का बोला हुआ है तो साल में वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? देखो रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर का ऊपर फॉर्मूला देखो क्या था, ये वाला निकल रहा था डेज में। अब ये 365 की बजाय हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 52, सॉरी ये था ये वाला, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं। एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स, average inventory upon cost of sales into 52. Average inventory means opening inventory plus closing inventory divided by 2. 22,000 plus 31,250 divided by 2 upon cost of sales 194,550 into 100 into 52. 7.11
7.12 हो जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली आपने? अब्दुल कादिर आप क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली आपने? एवरेज इन्वेंट्री इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओके सर। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर आ गया इन वीक्स हमारा। अच्छा, एक्सप्लेन ब्रीफली वन यूज ऑफ रेशियोज। परफॉर्मेंस बिजनेस की ठीक है, यूज क्या है रेशियो का? टू एनालाइज योर मेजर, बोलेंगे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, फिर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज शोज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज 3 मार्क्स हैं, तो आपने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना है। To measure the performance of the business in respect of profitability, liquidity and efficiency. These ratios can be compared from the previous years and also industry averages. इंडस्ट्री एवरेजेस का मतलब क्या होता है कि जो लोग सिमिलर बिजनेसेस कर रहे हैं उनके रेशियोज कैसे हैं हमारे इस टर्म्स में। देखो बात ये, बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं, लेट्स से कि मैं कहूँ कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, एक रिटेल बिजनेस को कंपेयर करूँ और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड। मतलब ये जो है ना, कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं होगा। अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखूं और मैं कंपैरिजन किसको कर रहा हूँ, एक लग्जरियस प्रोडक्ट को कर रहा हूँ और एक बेसिक नेसेसिटी को कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ों का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर कंपैरिजन करूँगा गलत हो जाएगा। डेटा देखो, जो कंपनीज होती है उनको तो अपना डेटा देना ही पड़ता है ना। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को देना पड़ता है, उनसे डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी से तो मिल जाएगा ना, तो वो उससे पता बन जाएगा डेटा। ठीक है ना। देखो अगर एक वो है, कहते हैं फ्लोर, वो है मिल्क है, अगर मिल्क प्रोड्यूस करे ऑलपर्स है, ठीक है। अब ये क्या है, एक है ना बेसिक नेसेसिटी है। इसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कोई बहुत बड़ा नहीं होगा इनका, लेकिन सेल बहुत ज़्यादा होगी। रिटर्न हो गया, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा, रेगुलरली लोग बेचते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप कंपेयर करो एप्पल से, अब एप्पल के आईफोन्स होंगे, इसमें बहुत बड़ा ह्यूज होगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई रोज़ तो नहीं खरीदेगा, एक दफ़ा लेगा 2-3 साल तक चलेगा उसके पास। तो मिल्क क्या होता है, मिल्क तो रोजाना बंदा खरीदेगा ना, रोजाना लेगा, तो इनमें मार्जिन कम होता है लेकिन सेल बहुत ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंट होती है। ठीक है, एफएमसीजी जो होते हैं उनमें कम होता है। कंपैरिजन आप इंडस्ट्री से कर सकते हो, किसी और इंडस्ट्री से कभी नहीं हो सकता कंपैरिजन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे देखते हैं हम थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर, बस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।